पिछले क्लास के लाइव क्लास में लाइव क्लास थोड़ी कराए थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे आपको कि हिस्ट्री में 4 चैप्टर चल रहा था हम लोग का, वीडियो नंबर 1। आज हम लोग का वीडियो नंबर 2। उसमें हम लोग कुछ ना कुछ बता दिए थे, जैसे प्रकाशिका सभा बता दिए थे। उसके बाद आप लोग को टाइमलाइंस भी याद करने को दिए थे, लेकिन टाइमलाइंस अभी तक आप लोग का पता नहीं कहाँ है, ठीक है। 6 गो 12 गो दिए थे टाइमलाइंस, याद है कुछ? यहाँ पे 6 गो दिए थे इस साइड से, और इस साइड से 6 गो दिए थे, और सबका इंपॉर्टेंट भी लगाए थे। हम आपको बताए थे क्या चीज? हिंदू मेला बताए थे। हिंदू मेला का कब स्थापना हुआ था? 1867 में। 1867 हिंदू मेला का गठन हुआ था। किसने किया था? नौ गोपाल मित्र। किसके शिष्य थे? राष्ट्रप्रेमी राजनारायण बोस के, है ना। राजनारायण बोस के कौन थे? नौ गोपाल मित्र। नौ गोपाल मित्र ने हिंदू मेला का गठन किया था 1867 में। और उसके बाद 1868 में अपने निवास स्थान पर एक जिम्नास्टिक स्कूल भी खोले थे, जिसका नाम क्या था? नेशनल जिम्नासियम। बताए थे, नेशनल जिम्नासियम ये भी था। और उसके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल, सुंदरी मोहन बोस, राजचंद्र चौधरी एवं स्वामी विवेकानंद इनके प्रमुख शिष्य थे। बताए थे, ये भी प्रमुख शिष्य थे यहाँ पर जिम्नासियम में। उसके साथ साथ आपको बताए थे क्या चीज? वर्तमान आज पढ़ना है आप लोग को आनंद मठ, वर्तमान भारत, गोरा। 3 गो चीजें पढ़नी है। उपन्यास 3 गो पढ़ना है। कौन कौन से? आनंद मठ, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या चीज? आनंद मठ लिखा हुआ आनंद मठ। और पढ़ेंगे आप लोग क्या चीज? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ, विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ वर्तमान, और वर्तमान भारत, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ गोरा उपन्यास। ये 3 गो उपन्यासों के बारे में आप लोग आज समझोगे, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यू आ गया। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत माता का चित्र, भारत माता का चित्र। तो 4 लोगों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। 4 कौन कौन से बता सकते हो? बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी जो कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जो क्या लिखे थे बाबू? आनंद मठ लिखे थे। आनंद मठ, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा बाबू? आनंद मठ लिखे, आनंद मठ। और बताइए उसके बाद गोरा उपन्यास। गोरा उपन्यास किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और उसके बाद है वर्तमान भारत। वर्तमान भारत किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और किनके बारे में जानोगे आप? एक ठो और, एक ठो और है भारत माता का चित्र। भारत माता का चित्र, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। कोई दिक्कत? ये 4 लोगों के बारे में आज आप लोग को पढ़ना है। इन 4 लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ा जाए आगे, समझ में आ गया? चलिए 4 लोगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बाबू? आनंद मठ। बताइए तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचनाकर कौन है? आनंद मठ के रचनाकर उपन्यास, देखो आनंद मठ क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन आ सकता है आनंद मठ क्या है, तो उसमें ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका की उपन्यास। तो क्या कहलाएगा? एगो ऐसे भी दे सकता है, समाचार पत्र भी दे सकता है। तो समाचार पत्र तो है नहीं, कहानी की पुस्तक है नहीं, खेला की पुस्तक है नहीं, है किसकी पुस्तक? उपन्यास पुस्तक है, ठीक है, उपन्यास। तो ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलो चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी बोलो, बतिया सेम, ठीक है। यही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही क्या लिखा है हम लोग का? वंदे मातरम गीत, जो किसमें साक्ष्य मिलते हैं? आनंद मठ उपन्यास में मिलता है वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम गीत है ना हम लोग का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। जनगण मन राष्ट्रीय गान है, जिसको नेशनल सॉन्ग कहते हैं। और नेशनल जो एंथम, एंथम सॉरी हो गया, नेशनल एंथम हो गया आपका जनगण मन। और राष्ट्रीय गान जो नेशनल सॉन्ग हो गया वो हो गया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की चर्चा किसमें मिलती है? आनंद मठ में। नीलहे गोरो की चर्चा किसमें मिलती है? आनंद मठ में। नील की खेती या नील के उपन्यासों के बारे में अगर कोई लिखता है तो किसमें लिखता है? आनंद मठ में लिखा। समझ में आ रहा है आपको? प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनकी मूल भाषा क्या थी? बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा में ये लिखा गया है। साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इस उपन्यास में 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह को, देखो
बोले ना कोई विद्रोह के बारे में इसमें देगा, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि का विस्तृत से वर्णन किया गया है सन्यासी विद्रोह का। ज्यादातर किसमें किया गया है? सन्यासी विद्रोह का किया गया है। याद रखिएगा 3 चैप्टर हम लोग विद्रोह के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह था ना। तो वे सब विद्रोह में से एक वो विद्रोह था कौन सा? सन्यासी विद्रोह, जो किसमें मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस चटर्जी को हम लोग क्या कह सकते हैं? चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं। इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। किस भाषा में लिखा गया है? बंगला भाषा में। और कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिलती है हम लोगों को? 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह मिलता है। ये 4 को चीजें आपको याद रखना है इसमें से। इसमें भारत एवं बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपन्यासों में से एक माना जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार के लिए मुख्य भूमिका निभाई है। इसका महत्व क्या है? भारत में बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से सबसे मेन कौन है? आनंद मठ। आनंद मठ को पढ़ लेते हैं तो आपको बंगाल का आधा से अधिकतर हिस्सा, विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, नीले नीले गोरे कैसे आए थे, अंग्रेज लोग कैसे भारत में कब्जा करने लगे थे, बंगाल से कैसे कब्जा करना चालू किया था, ये सब चीज आपको क्या हो जाएगा इसमें पता जाएगा। आनंद मठ। आगे बढ़े। आनंद मठ से आगे बढ़ते हैं तो उपन्यास का प्रभाव एवं प्रतिबंध। क्या क्या उपन्यास का प्रभाव है, प्रतिबंध? इस उपन्यास में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार की अत्याचारपूर्ण नीतियों को उजागर किया गया। तो ब्रिटिश सरकार कैसे हम लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, कैसे ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार ही ना अत्याचार करती थी, क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी के लगभग में कौन था? ब्रिटिश थे भारत में, और वो लोग अत्याचार करते थे। और आपको आप पिछले क्लास में पढ़ाए थे, इतना अत्याचार हो गया था, इतना अत्याचार हो गया था। एक मिनट बोलिए पांडे जी। ठीक है बाबू। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध, ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटिश विरोधी बताते हुए इस पुस्तक को प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध को हम लोग क्या कहते हैं? बैन कहते हैं। यानी कि आनंद मठ के ऊपर बैन लगा हुआ था, आनंद मठ को उजागर नहीं किया गया था। और एक्चुअली में ठीक ही बात था कि बंगाल में अगर रहना है और अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अगर प्रभुत्व सबसे ज्यादा शामिल था, तो वो कहाँ पे शामिल था? बंगाल में शामिल था। तो बंगाल में इतना ज्यादा पैसा था ना कि अंग्रेज लोग यहाँ से उठा उठा के लेके चले जाते थे। तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर आनंद मठ का साथ दिया, आनंद मठ उपन्यास का साथ दिया, और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने इसको बैन लगा दिया। तो ये लोग क्या बोले, बंगाली लोग, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोले कि आप एक पुस्तक को, उपन्यास को बंद करा सकते हो, लेकिन सोच को तो नहीं ना। भारत में उसमें सोच मैंने दे दिया है। अब अंग्रेजों का कैसे विरोध करना है कि उपन्यास के तरीके से, ये यहाँ भारत के लोग अब जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उपन्यास बहुत लोग पढ़ते थे और बंगाली भाषा में था, तो बंगाली लोग एकदम जागृत हो चुके थे। बंगाली लोग एकदम देख चुके थे कि भाई अंग्रेजों को कैसा, मतलब हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रतिबंध भी हटाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस पुस्तक के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया। जब हम लोग का स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया, कब? 1947। 1947 के पश्चात हम लोग क्या हो गए, इसके बाद इसको प्रतिबंध हटा दिया गया। और इसी में देखो, वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम इसी उपन्यास में प्रकाशित किया। ठीक है, याद रखिएगा एकदम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वो कौन है? वंदे मातरम। जो किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ के उपन्यास में मिलता है। आगे देखो, कथानक और पृष्ठभूमि क्या है, के पोल्ट और बैकग्राउंड क्या है। बंगाल का अकाल इसमें मिलता है। बंगाल में अकाल पड़ा था कब? 1971 में, 1771। अब किसी का भी अकाल पड़ सकता है, खाने पीने का अकाल पड़ सकता है, सैनिकों का अकाल पड़ सकता है, घरों का अकाल पड़ सकता है। उसके बाद जो वेशभूषा होती है ना, जो अ, एक वेशभूषा, कपड़ों का अकाल पड़ सकता है। खाना पीना का अकाल सबसे ज्यादा पड़ा था। फसलों का अकाल पड़ चुका था। नीले नीले गोरों का अकाल पड़ चुका था। नीले गोरे जो नील उगाते थे जबरदस्ती, तो खेती का अकाल पड़ चुका था। अब अकाल को हम लोग क्या कहते हैं कि अकाल का सिंपल मीनिंग है कि आपके पास जल्दी वो चीज आएगी नहीं, वो क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। जैसे एलपीजी और पेट्रोलियम अभी दाम बढ़ गया है ना, जल्दी नहीं आ पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अकाल कहेंगे। यही धीरे 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 सूखा पड़ जाएगा तो अकाल है। बाढ़ आ गया कहीं पर, अकाल है।
ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, सब तहस-नहस हो गया, अकाल है। ठीक है, उसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु, बिना काल का मृत्यु हो गया। समझ में? थे अब ये चल गए जा, सैया पे लेटे हुए हैं। तो वो कंडीशन होता है। बंगाल में अकाल जो पड़ा था, ये उपन्यास की पूरी पृष्ठभूमि थी, वो 1771 में थी। कब थी? 1771। याद रहेगा? तो बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1771। वास्तव में ये कब हुआ था? 1770 के बाद हुआ था। बंगाल के अकाल के समय से ही होता था, जो ब्रिटिश शासन काल का प्रथम दुर्भिक्षीय अकाल था। मतलब ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहला अगर किसी ने अकाल देखा था ब्रिटिशों ने, वो 1771 में देखे लोगों ने। बोला था कि भई अकाल कुछ होता है चीज़, यहाँ पर सब चीज़ का दाम बढ़ गया है। और अंग्रेज तो ठहरे एकदम अमीर सब जाति के, देश-विदेश से पैसा बहुत ज़्यादा मँगाना पड़ता था। और याद करिए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था ना, उस घोषणा पत्र में बोलता था कि इतना पैसा तुमको भेज रहे हैं, भाई गया तो गया कहाँ पैसा? तो ये लोग बोलने नहीं पाता था, भाई अकाल पड़ा था, इतना जल्दी अकाल थोड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है? अकाल पड़ा हुआ था, तो ये लोग पैसा उसी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते थे। साथ-साथ किसमें? तो बंदूकें लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था पैसा, ठीक है? किसी-किसी को पेंशन देने में खर्चा हो जाता था पैसा, तो इसलिए अकाल और ज़्यादा बढ़ते चला। इस कहानी के मुख्य पात्र महेंद्र और उनकी पत्नी कल्याणी से जुड़ा हुआ है ये कहानी। कथात्मक मतलब जो अकाल पड़ा था, वो कहानी का इससे महेंद्र से और उसकी पत्नी कल्याणी से जुड़ा हुआ है। तो ये महेंद्र और उसकी पत्नी की कहानी का एक हम आपको दृश्य दिखाते हैं। मतलब क्या-क्या है उसमें, वो लोग कैसे बोले हुए हैं देखो। कहानी का सारांश देखो, मतलब एक छोटा में बता देते हैं। अकाल के दिनों में भोजन और पानी, अकाल जब भी होगा तो समझ लेना उसमें क्या कमी हुआ है, भोजन और पानी का। इसकी कमी के कारण महेंद्र और कल्याणी अपने गांव पदचिन्ह यानी पदचिन्हा मतलब एक जगह को तो छोड़कर शहर की ओर निकलते हैं, परंतु रास्ते में दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रास्ते में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कौन कौन? कल्याणी और महेंद्र। कल्याणी जंगल में अचेत हो जाती है, तो उसको चेतना नहीं रहती है, अचेत हो जाती है जंगल में, जहां उसे एक हिंदू भिक्षु सत्यानंद मिलते हैं, जो उसकी और उसके नवजात शिशु की देखभाल करते हैं। ठीक है? किसकी? कल्याणी की। दोनों बिछड़ जाते हैं ना, तो वो किससे मिलते हैं? एक साधु से मिलते हैं, भिक्षु से मिलते हैं, जिसका नाम क्या रहता है? सत्यानंद। बाद में महेंद्र भी सन्यासी सत्यानंद से मिलता है। महेंद्र भी आता है उसी सन्यासी के पास। वह सन्यासियों के बंधुत्व और देशभक्ति से प्रभावित होकर मातृभूमि की रक्षा की कसम खाता है। बोलता है कि आपने मेरी पत्नी को संभाल के रखा, इसलिए कभी आपके ऊपर आँच आएगी, मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा। आपके ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। किसको? ये भिक्षु सत्यानंद के साथ। सन्यासियों के नेता महेंद्र को भारत माता के 3 रूपों की मूर्तियाँ दिखाते थे। सन्यासी जो होते थे ना, ये सन्यासियों के नेता जो होते थे, वो कौन होते थे? महेंद्र। महेंद्र को भारत माता के 3 रूपों की मूर्तियाँ दिखाते हैं, जो क्रमशः देवी जगदात्री, तो यहाँ पर पूजा होता है देवी जगदात्री का, देवी काली, जो बंगाल में सबसे ज़्यादा पूजी जाती हैं, और उसके बाद देवी दुर्गा। ये 3 लोगों का फ़ोटो हमेशा दिखाया जाता था, ठीक है? जो अकाल पड़ा था ना, उस अकाल में ये लोग बिछड़ चुके थे। तो अकाल इससे समझ में आता है कि उस समय ऐसा अकाल पड़ा था कि ये अपने घर-बार को छोड़कर दूसरे कहीं जाना चाहते थे, जहाँ पर अकाल ना पड़ा हो, ठीक है? तो ये लोग क्या किए ना, दूसरे जगह चल दिए भोजन और पानी के चक्कर में। तो वहाँ पे मिले नहीं, चढ़ गए। फिर किसके में मिले? भिक्षु सत्यानंद के, ठीक है? यहाँ पर भिक्षु को कहते हैं, जो दर-दर, भटक-भटक के खाना माँग-माँग के खाते हैं। ज़्यादातर बौद्ध वाले लोग होते हैं, ठीक है? बौद्ध भिक्षु कहा जाता है उसको, बौद्ध भिक्षु। आगे कि नहीं? तो ये लोग सन्यासी भी होते हैं, तो इन लोगों ने कहा ना, ये महेंद्र ने कहा कि आप हमको इतना ज़्यादा ओत-प्रोत कर दिए अपने देश से, इतना ज़्यादा मतलब देशभक्ति भर दिए हैं कि हमको हर जगह अपनी भारत माता दिखाई देती है, कि भारत माता दिखाई देती है। इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने इन्हीं तीनों कलाओं को देखकर, इन्हीं तीनों मूर्तियों को देखकर उन्होंने एक और माता बनाया, नाम था उनका भारत माता। जिनके 4 गो क्या हैं? हाथ हैं। एक हाथ में गेहूँ ज्वारा रखी हुई, एक हाथ में कपड़ा रखी हुई, एक हाथ में आपके मतलब तीर धनुष रखी हुई, ताकि उनके ऊपर कभी आक्रमण आए तो उसको बचाया जा सके। ठीक है? तो ऐसे 4 गो हाथ हैं उनके, देखिए किताब में दिया, ये है ना? कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था? कि भारत माता का चित्र बना। इसीलिए आज हम लोग भारत को क्या कहते हैं? माता कहते हैं।
भारत माता। लेकिन भारत एक क्या है? देश है। भारत एक देश है। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सन्यासी विद्रोह और युद्ध का वर्णन इसमें है। अंग्रेजी लोग जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह महेंद्र सन्यासियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को तेज करता है। सन्यासी जंगल से निकलकर एक किले में शरण लेते हैं और ब्रिटिश फौजदार जाने घर घेरे जाने पर सन्यासी अस्त्र शस्त्र की कमी के बावजूद वीरता से लड़ते हैं सन्यासी लोग। और सन्यासी के नेता कौन थे? महेंद्र थे, क्योंकि इनको बौद्ध भिक्षु ने ही बचाया था। खाने पीने के लाले पड़े हुए थे तो भिक्षु ने ही बताया बचाया था इनको, ठीक है। तो इन अब वो बोले कि हम तुम्हारे शरण में हैं, तुमको जो बोलना है हम वो करेंगे। तो अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेज लोग की औकात दिखानी है। अब इन लोग के पास तो कुछ होता नहीं था, अस्त्र शस्त्र उतना होता नहीं था, तो लेकिन बहादुरी से लड़े ये लोग, ठीक है। कौन? सन्यासी। इसी को सन्यासी विद्रोह कहते हैं। किताब में थोड़ा सा दिया है सन्यासी। अंग्रेजों की तोपों के पर अधिकार करते थे और उन्हें पीछे हटाने पर मजबूर कर देते थे। यहाँ सन्यासियों की पहली विजय हुई थी के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। जाके तोप खाना पे ना तोपे कब्जा कर लेता था। तो भले ही चलाने नहीं आता हो, कहीं भी लगा के उड़ा दो। जो उड़े उड़े, अंग्रेज उसके बीच में आए उड़ा दो, ठीक है। या फिर तब ऐसी जाति जो हम लोग के खिलाफ हो, उन लोग को भी उड़ा दो। जैसे जैसे कौन? ठेकेदार, जमींदार, इन लोग की वजह से विद्रोह सबसे ज्यादा हुआ था। तो उन लोग को भी उड़ा देता था ये लोग, तोप से मार के उड़ा देता था। तोपों के ऊपर कब्जा कर लिया था किसने? सन्यासियों ने। अंतिम परिणाम में क्या हुआ? अंततः ब्रिटिश फौज के सामने सन्यासियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि बंदूकें, इन लोग के पास क्या? तीर धनुष। जब तक तीर धनुष निकाल के मारने जाएंगे तब तक बेटा तोप पे गोली चला देता था। इसलिए ये लोग हार गए। अंत में जीता कौन? अंग्रेज ही जीता, ब्रिटिश। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद मठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जाम में आया था क्वेश्चन। आनंद मठ का प्रमुख उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यद्यपि सन्यासी विद्रोह का असफल हो जाता है, परंतु बंकिम चंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से ब्रिटिश रहित स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था। मतलब कि ब्रिटिश यहाँ पर नहीं रहेंगे, यही उन्होंने सपना देखा। कहानी के प्रमुख पात्र कौन रहे? महेंद्र और सत्यानंद। महेंद्र और सत्यानंद। और इसके माध्यम से पाठकों में अटूट देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य था। मतलब कि जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी अपने देशभक्ति के बारे में अपने स्टूडेंटों को बताएं। जैसे भिक्षु क्या होते हैं? एक टीचर ही होते हैं जो देशभक्ति के बारे में बताए थे, वो भी 3 चित्र दिखाकर। देवी दुर्गा, देवी काली और देवी जगधात्री, ठीक है। ये 3 थी। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक और देवी बनाया, नाम था उनका क्या? भारत माता। देखिए अब किसको देखते हैं? वर्तमान भारत। कौन सा देखते हैं? वर्तमान भारत। रेडी है? तो वर्तमान भारत के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य और रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले सबसे प्रिय ये शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं के वर्तमान भारत के। मतलब युवा अगर किसी को जाति में सबसे मेन माना जाता है, युवा जाति में मतलब युवा लोगों सबसे माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक निबंध है, उपन्यास नहीं है ये। क्या है? एक निबंध है, पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसी समय से ये प्रकाशन हुआ, बंगाल का विभाजन के समय 1905 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय ये वाला प्रकाशन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, लॉर्ड कर्जन के समय। शुरुआती प्रकाशन या आरंभ में एक निबंध के रूप में था, जिसे पहली बार 1899 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्य पात्र में उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित किया। उद्बोधन, उद्बोधन, ठीक है, इस पत्रिका में प्रकाशित किया। बाद में इस पुस्तक को स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण कार्य के रूप में 4 खंडों में प्रकाशित किया। 4 खंड, अलग-अलग 4 खंडों में। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण के बाद इतिहास के संक्षिप्त वर्णन, ऐसे-ऐसे करके ये पूरा वर्तमान भारत, ठीक है? सब में है ना? बस वहाँ हिंदी में गूगल पे जो मिला वही वाला लगा दिए, ठीक है ना? देखो, तो ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण, इतिहास का संक्षिप्त वर्णन इसी में मिल जाता है। इतिहास के बारे में जानकारी जो है संक्षिप्त में इसी में मिल जाती है।
इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतीय इतिहास का संक्षेप में वर्णन किया। भारत के इतिहास कैसे कैसे अंग्रेज लोग आए, चीन वाले आए, काल वाले लोग आए, कैसे फ्रांस वाले लोग आए, सब के सब यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ से लूट के पैसा धन लेके गए थे। उन सारे ब्रिटिशर्स के बारे में बताया है। और इसमें जानकारी किसकी किसकी मिलती है, तो जो लोग विदेश से भारत में व्यापार करने आए थे उन लोगों की। जैसे शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, कौन कौन लोग आए हुए थे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद रख लो कि विदेश से कौन कौन लोग भारत में आए हुए थे। शॉर्ट ट्रिक है, पेड कर दे फीस। कौन कौन विदेशी लोग भारत में आए हुए थे, विदेशी। जैसे सबसे पहले आया था पुर्तगाल, 1498 में वास्को डिगामा। आलू की खेती करना सिखाया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये पुर्तगालीज कंपनी। लोगों ने कंपनी ने अपने अपने जगह पर अपना अपना एक कंपनी खोला, का पुर्तगाल ईस्ट इंडिया। तो पी से याद रखेंगे पुर्तगाल, ई से याद रखेंगे इंग्लैंड, डी से याद रखेंगे डच। कर से कुछ भी याद नहीं रखना, कर से नहीं। दे से डेनमार्क, फ से फ्रांस और स से स्वीडन। सबसे लास्ट में कौन आया, स्वीडन। और सबसे फर्स्ट में भागा कौन, स्वीडन। मार के भगा दिया इंग्लैंड वाला लोग। बोला यहाँ पे हम लोग यहाँ पर टैक्स उठा रहे हैं, अब मजा तुम लोग खा रहा है, नहीं देंगे, जाओ भागो यहाँ से, भारत का कोई पैसा नहीं लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, सबसे मेन बात तो ये हो गया, हमारे इसके बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये तीसरा क्या कर रहा है। सही बात है कि नहीं। अब बताओ, ये स्वीडन वाला लोग यहाँ भारत में है और इंग्लैंड वाला लोग भी क्या है, भारत में है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग जब टांग अड़ाने जा रहे हैं कि बाबू झगड़ा नहीं करो, दोनों जन व्यापार करो, व्यापार करके लेके जाओ पैसा। ठीक है, यहां से पैसा उठा के लेके जाता था, ये लोग नियम बना के हम लोग के ऊपर थोप देता था कि तुमको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। अरे भाई, ना तुमको जानते हैं ना कुछ, तुम कहे टांग अड़ा रहा है। अच्छा तुम लोग तो हम तो तुम लोग को जानते भी नहीं है, इंग्लैंड और स्वीडन तो जानते ही भी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर आकर भारत में काहे झगड़ा कर रहा है कि हमको टैक्स चाहिए, हमको टैक्स चाहिए। ठीक है, तुम लोग अपना मारपीट करो और दोनों के दोनों बाहर निकलो, है कि नहीं। भाई भारत में आकर कोई विदेशी आके लड़ेगा तो हम लोग दोनों को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि खाली स्वीडन वाला को बोलेंगे ना, स्वीडन वाला को नहीं मानना चाहिए, छोटा सा था, नहीं मानना चाहिए। कहा है इंग्लैंडो को नहीं मानना चाहिए, ये भी क्या रखे करेगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही भागना पड़ा। ये लोग पहले क्या हुआ, लास्ट में आया, अब पहले भागा। ये लोग पहले आया और लास्ट में भागा, देश आजाद होने के बाद भी 1961 में भागा ये लोग, गाल वाले लोग। ये लोग क्या बोलता है, सुनो, इतना दिमाग गर्म होगा इसका सुन के। पुर्तगाल वाला लोग बोलता है, आपको आजादी, भारत जब देश आजाद हो गया ना 1947 में, वो लोग क्या बोलता है, आपको आजादी इंग्लैंड वाले लोग से मिली, पुर्तगाल से नहीं, कि हम यहाँ ही रहेंगे। दिमाग गर्म हो गया, अरे भाई तुम लोग क्या विदेशी नहीं है, हम लोग का देश आजाद हो गया है, सब के सब बाहर निकलो। ठीक है, तो ये लोग अपना पूरा का पूरा ज्यादातर अपने घर कहाँ बना के रखे थे, गोवा में। इसीलिए ना गोवा के आसपास में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी धर्म के मिलते हैं, 40 लोग हैं यहीं पे रहे। हम लोग के राजा लोग, आइए आइए महाराज, यहाँ से पूरा एकदम टैक्स उठा के लेके जाइए, आइए आइए। राजा लोग, जमोरीन, केरल के कालीकट के जमोरीन ने क्या किया था, पूरा यहाँ से मतलब मसाले उसाले उठा के लेके चल जाएगा। जैसे कैसे तुम्हारे घर में मेहमान आता था, अरे बैठिए ना साहब बैठिए, अब बेटा ऐसा पता चला कि सोने का हार लेके चला गया समझ में आया कि नहीं, तो मेहमान को कभी घुसाएंगे फिर घर में। यही लोग था, ये लोग मेहमान बन के आया था लेकिन थोप के चला गया सब। ठीक है, हाँ, क्या, टच, पेड कर दे फीस, फीस पेड की है, नहीं मिलेगा, तो इसलिए नहीं जानकारी मिल रहा है, पेड कर दे फीस। ये तो पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर से कुछ भी नहीं था, डे से डेनमार्क, फ से फी से क्या था, फ्रांस, और स से स्वीडन। लास्ट में कौन आया, स्वीडन। अब फर्स्ट में भागा कौन, स्वीडन। ये क्या आया, फर्स्ट में आया, लास्ट में भागा। इंग्लैंड वाला लोग लगभग 1600 ईस्वी में आया था, कब आया था, 1600 ईस्वी। तब ये लोग एकदम पूरा आराम से आया था, कुछ भी दिक्कत नहीं था, ये लोग खाली यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था। अब बेटा यहाँ पर बैठते बैठते एक्ट बनाने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, सब बनाते चला गया।
ठीक है, एक्ट बना बना के हम लोग के ऊपर पूरा ये लोग क्या कर देते थे, एक्ट लगा देते थे, अब इस हिसाब से आप पैसा दीजिए, टैक्स दीजिए। बहुत खतरनाक लोग थे ये लोग। ये लोग को बढ़ावा भी कौन दिए थे, हम ही लोग ने दिए थे। अच्छा, पुलिसों को बढ़ावा कौन देता है उन लोग को जेब भरने के लिए, हम ही लोग ना देते हैं। हेलमेट वेलमेट पहन के नहीं जाएगा, कागज पत्तर नहीं लेके जाएगा, बोलेगा लाओ भाई 200 रुपया लाओ छोड़, तो कौन दिया, हम ही लोग ना दिए। आप अपने से तरीके से रहिए ना, ये लोग भी वैसे ही, हम ही लोग छूट दे के रखे हुए थे इंग्लैंड वाले लोगों को। इंग्लैंड के जितने भी लोग आए हुए थे, हम ही लोग छूट दे के रखे थे, आइए हमारे घर में और बम मार के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बात है। ऐसे कैसे होता है, देखो आगे। गरीबों के प्रति सहानुभूति, इस रचना में भारत के गरीबी और हताश, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन ध्यान से सुनो, इसके लिए गहरी सहानुभूति दिखाई पड़ी थी। विवेकानंद ने भारतीयों से जातिवाद के बंधन को तोड़कर भाईचारे के साथ रहने की अपील की थी। जातिवाद को, जैसे ऊंच नीच था ना बहुत ज्यादा, बनिया, तेली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तमार, ये सब 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 जो जाति थी ना, इस जाति में हटाकर बोले थे कि भाईचारे की। अब ये देखो, ये कब प्रकाशित हुआ, 1905। और अंग्रेजों को ये चाहना था कि हिंदू मुस्लिम हमेशा क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इन लोगों ने क्या किया ना, मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों ने एक अलग देश बनाने का सोचा, वो बांग्लादेश बनाने का सोचा। उसी समय से 1905 में ही बांग्लादेश बनाने का सोचा था। तो बांग्लादेश कब बना, 1971 में बना। तो बांग्लादेश उसी समय से सोच के रखा था मुस्लिमों के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि एक काम करो, तो अलग होगा नहीं, भाईचारे का ये लोगों ने पूरा बात रख दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी भाईचारे का बात रखा था, स्वामी विवेकानंद का भी भाईचारे का बात रखा था। मान लो कोई ऐसा फिलोसोफर जो आके आपको बोले कि बाबू देखो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना, जाके वीडियो, स्वस्थ होना है कैसे नहीं है, पैरासीटामॉल खा लीजिए तबीयत खराब है तो, ठीक है, तो आप डॉक्टर की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? और तबीयत खराब रहता है तो डॉक्टर की बात, जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। ये लोग ना अंग्रेज लोगों को अपने सर पे चढ़ा के रखे थे, हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई सब के सब सर पे चढ़ा के रखा था। ये लोग जैसे जैसे बोलता था वैसे वैसे करता था। इन लोगों ने सोचा ना, अंग्रेजों को, अंग्रेज लोग सोचा हिंदू और मुस्लिमों को कैसे अलग किया जाए। अलग करेंगे तो दो जगहों से टैक्स आएगा, मुस्लिमों से भी और हिंदुओं से भी। हिंदुओं में भी जाति पाति सब बटी हुई है, उससे भी टैक्स लेंगे। ठीक है, टैक्स तो बंद कर दी थी वो, क्या नाम है, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया बोला था ना कि जितना भी टैक्स होगा उसका आधा से अधिकतर प्रतिशत हमारे पास भेजना है, डायरेक्ट भेजना है, किसी गवर्नर जनरल या जनरल से हम नहीं लेंगे, सीधे वायसराय क्या होगा सब कुछ संभालेगा। ये बोले था ना, तो इसलिए इनके पास तो पैसा नहीं मिलता था, तो एक काम करो, तो पर बोलना हराम है। और गाय माता मानता है कौन, मानता है। एक काम करो, गाय कटवा के फेंकवा दो ये मंदिरों में, और सुअर कटवा के फेंकवा दो किस पे, मस्जिदों में, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। और बता दो सबको कि मंदिरों में गाय फेंकने वाला कौन है, मुस्लिम, और मुस्लिमों को बता दो कि सुअर काट के फेंकने वाला कौन है, हिंदू है। बस दोनों में लड़ा दो, इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो। दोनों के बीच में फूट डालो, फूट डाल दो और राज करो, कुटनी बना दो, कुटनी। जैसे हर एक सीरियल में एगो क्या होती है, कुटनी होती है कि नहीं होती, सीरियल में एगो कुटनी होती है, वैसे ये लोग कुटना बन के रहता है। ठीक है, जैसे कि देखना सीरियल विरियल में कोई ऊपर से मतलब कि सीढ़ी उड़ी से आ रही है तो तेल लेके इसे फेंक देगी, और उधर पे गिरेगी, एकदम पूरा ईएमआई पे चोट खाते आएगी। धम धूम तम इधर उधर, और फिर क्या होगा, माथा पर तो बोले राशि गिर गई, ठीक है, ऐसे बोलती है, राशि गिर गई, तो उसको ना देखना कैसे, मतलब कैमरा एगो उसको दिखाएगा झूम झूम करके, फिर इधर से दिखाएगा झूम झूम करके एकदम पूरा, ठीक है, तब तक वो गिरते रहेगी, और फिर हीरो जाके पहुंच जाएगा, अरे बाबू तुम गिर गई, तेल नहीं देखी थी क्या, गिर गई चपाट से, चपाट हो गई, ठीक है। बहुत अजब तरीके का एकदम सीरियल बनाता है भारतीय सीरियल। ठीक है, और उसी में ना कोनो अगर बैठ के देखना, कोई घर की औरतें जो औरतें लोग नहीं होती है, वो लोग देखना अगर कोई पकौड़ी वकौड़ी बनाने का रहेगा तो वहीं पे प्याज व्याज काटे, हे भगवान राशि तो गिर गई। काट तो रहेगी, रोते रहेगी, ठीक है। अरे बाप रे, कुछ भी मिस हो जाए, सीरियल मिस नहीं, मम्मी लोग का इंपॉर्टेंट होता है सीरियल, ठीक है।
बहुत खतरनाक है एकदम। एक बार राशि क्या की थी, लैपटॉप धर के था ये सुखाने के लिए। ओ गोपी, ओ अरे भाई हम थोड़ी देखते थे। तो वो गोपी क्या कर दी, उठा वो सोची कि भीगा हुआ है तो डाल दे, गंदा हो गया है डाल दे उसमें। बताओ, ऐसे ऐसे तो औरतें, और उसी को देखा देखी कितना लोग ऐसे ही कर दिया। राशि की है, राशि गोपी बहू। अरे मतलब कुकर में कौन है, अरे ना ना ना, किचन में कौन है, अच्छा रसोई में, हम कुकर में डाल दिए। वाह, तो भरता बन जाएगा कुकर में डालेंगे तो। चलो आगे देखो। बहुत अजब तरीके से वो इतना बड़का बड़का तो एक टीका लगाते रहती थी, है ना, बड़ा बड़ा टीका, गोभी बहू। अरे भाई गजब वो थी, वो लड़की, वो औरत बहुत खतरनाक थी, खूबे पैसा पाई होगी। हाँ, उसी वजह से तो वो चलता था। क्या नाम था उसका, क्या नाम था सीरियल का, साथ निभाना साथिया। इसका जब आता भी था तो बहुत अजब तरीके से गाना बजता था, साथ निभान। ऐसा सीरियल। अरे अरे देखो, घर में जब 3-4 को औरतें रहेंगी ना, तो वो लोग कुछ भी कर लो, अगर कहीं पे बॉर्डर फिल्म चल रहा है ना, तो उसको ना देख के सब इधरे देखेगा, अरे साथ नहीं बना साथिया लगाओ। आपको क्या कोई काम नहीं रहता तो जबरदस्ती वही देखना पड़ता, क्या राशि ओसी देख रही है बेकार का। चलो आगे देखो, बस अब हो गया। इतिहास बता रहे कि तुमको राशि पढ़ा रहे। इतिहास के चक्रीय सापेक्ष क्या है, देखो सापेक्ष क्या है। उन्होंने भारत के भ्रमण के अनुभव के आधार पर समाज के क्रमिक शासन को समझाया है। कैसे समझाया है, सर्वप्रथम समाज कौन सा आता है, पुरोहित समाज आता है। कौन सा, ब्राह्मण समाज, पुरोहित समाज। जो ब्राह्मण समाजों के लिए आते हैं, समाज को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन कौन से, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे आपके होते थे वैश्य, और उसके नीचे होते थे शूद्र। ठीक है, तो वैश्य और शूद्र। तो देखो सबसे प्रथम में कौन होते थे, ब्राह्मण। दूसरे में क्षत्रिय होते थे, शासक, राजपूत शासक होते थे। और उसके नीचे होते थे वैश्य, जो सत्ता पे अधिकार किए हुए थे। भविष्य की कल्पना के लिए विवेकानंद ने ये, इसके नीचे कौन होते थे, जो श्रम जाति के होते थे लोग, मतलब जो श्रम करते थे, बहुत ज्यादा खटनी बहुत ज्यादा करते थे वो लोग। तो इनको चार चार लोगों में रखा गया था, 4 लोगों में विभाजित किया गया। ये एक ऐसे त्रिभुजाकार से समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर में था कौन सा जाति, ब्राह्मण जाति। सबसे ऊपर में ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, जो किसकी रक्षा करते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे। उसके नीचे होते थे शूद्र, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों की रक्षा करते थे। और सॉरी, उसके नीचे शूद्र हो गए, और उसके बाद होते थे, हाँ श्रमिक लोग होते थे, नहीं सॉरी, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे हो गए आपके ब्राह्मण लोग। ठीक है, यहाँ ब्राह्मण हो गए, उसके बाद हो गए क्षत्रिय, और उसके बाद हो गए वैश्य, और उसके बाद हो गए शूद्र। ठीक है, शूद्र। सबसे निचली जाति कौन होते थे, शूद्र होते थे। इन्हीं लोग को टैक्स देना पड़ता था, इन्हीं लोग को मार खाना पड़ता था, इन्हीं लोग को सब, सब कुछ के ऊपर दारोमदार शूद्र के ऊपर। शूद्र इन्हीं लोग को टैक्स देते थे, ये टैक्स ऊपर बढ़ा देते थे और राजा के पास जाता था, ब्राह्मण लोग के पास। अब ब्राह्मणों से ये लोग का औकात नहीं था कि टैक्स ले ले अंग्रेज लोगों का। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण उच्च जाति के होते, उन लोग अंग्रेजों को खरीद लेता था। आओ बेटा तुम्ही को खरीद के अपना नौकर बना लेते हैं, फिर ओ माय गॉड करते रहना, यहाँ पे पूजा करना तुम लोग ओ माय गॉड का। ठीक है, इस खतरनाक तरीके से था। यहाँ पर ब्राह्मण ब्राह्मण होते थे, सबसे ऊंचे स्थल पे होते थे ब्राह्मण। तो ये जाति पाति में इस तरीके से बटा हुआ था हम लोग। हम लोग की जाति जो हिंदू जाति थी वो इस तरीके से बटी हुई थी। ठीक है, सबसे ऊपर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य उसको जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेसमैन होते थे। ये शूद्र वाले लोग जो होते थे, यही लोग टैक्स सबसे ज्यादा देते थे। तो विवेकानंद ने एक पहल उठाया ना भाई कि ये जाति पाति क्या करिए, खत्म करिए। तो उनके पुस्तक में ये भी चक्र मिलता है। ठीक है, इनके आपके स्वामी विवेकानंद के वर्तमान भारत में, ठीक है, निबंध में, वर्तमान भारत, भारतीय समाज और नारी का आदर्श देखो इसमें। शोषण का विरुद्ध, शोषण का विरोध किए हुए थे, शोषण बहुत ज्यादा करते थे अंग्रेज। उन्होंने उच्च वर्णों के लोगों के निम्न वर्णों के लोगों के ऊपर शोषण नहीं करने और उनका सम्मान बनाए रखने के लिए अपील की सभी लोगों। अब कोई बड़ा बड़ा आदमी लोग अगर कुछ अपील करता है, जैसे अब अभी मोदी जी कैसे बोले कि सोना खरीदिएगा, चांदी मत खरीदिएगा, तेल मत खरीदिएगा, कहीं सिंगल प्लास्टिक मत यूज करिए। तो वो देखो एक बड़े आदमी है, तो वो अगर बोले तो कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इस तरह ये इतने बड़े आदमी थे, जब प्रभाव पड़ा तो शोषण के विरोध पड़ा। अब शोषण के विरोध करिए मतलब कि उच्च वर्ण के लोग, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो लोग निम्न वर्ण लोगों के ऊपर शोषण नहीं, ठीक है,
दूषित मत करिए। भारतीय नारी का आदर्श होना चाहिए। उन्होंने भारतीयों को सीता, सावित्री और दयंती दमयंती को भारतीय नारी का आदर्श बताया है और उन्होंने मूल्यों को ना भूलने की सलाह दी है। ठीक है? तब जहाँ ये देश देखो, ये देश हम लोग का स्वामी विवेकानंद को मानता है, अब्दुल कलाम को मानता है, ठीक है? वीर अब्दुल हमीद को मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है। ऐसे-ऐसे देशवासी जो हम लोग के आए हुए हैं, वो नारियों के बारे में इतनी सुंदर-सुंदर बातें बता रहे हैं और आजकल की नारियाँ सीता, सावित्री छोड़कर बन रही है डांसर। ये गजब-गजब। ये सीता नहीं बनना है, हाँ, शूर्पणखा बनना है। बनिए शूर्पणखा, ठीक है? और ऊपर से जब गलतियाँ कुछ हो जाती हैं, तो उसके ऊपर दोष किसका आता है? अपने समाज के ऊपर, कि समाज ने ही तो हमको सिखाया है। तो माँ-बाप का ये बहुत ज़्यादा हक होता है कि अपने बच्चों को सही राह पे दिखाए, उनको ऐसे उपन्यास पढ़ाए, ठीक है? और अंग्रेज़ों का क्या है? अंग्रेज़ों तो मेरा जैसे मन तैसे हाफ पहन लेगा, हाफ कुर्ता-वुर्ता पहन लेगा, चलो बीच पे, बहुत गर्मी हो रहा है, गोवा वाले बीच पे, आधा-आधा जाता है। ठीक है? अर्धनग्न जाते हैं ये लोग। और हम लोग की संस्कृति क्या कहती है, एक नारी की संस्कृति क्या कहती है कि साड़ी पहनिए, सलवार सूट बनाया हुआ है और वो सब ना एक वस्त्र बहुत ज़्यादा निर्णय लेता है, किसी भी चीज़ को करने को। वस्त्र अगर अभी हम पहन के एकदम बढ़िया सूट-बूट में आ जाए और कहीं पे चल जाए ना 4 लोगों के बीच में, वो लोग पक्का देखेगा, लगता है बड़ा आदमी कौन इसे बोलेगा, ठीक है? क्योंकि आजकल जो पहचान है, वो किससे है? कपड़ों से। ब्रांड से नहीं, कपड़ों से। कपड़ा तुम लोग पहन के आ जाए ना कभी पार्टी-वार्टी में, लगता है खतरनाक ये टॉपर ओपर होगा। हाँ, टॉपर होगा। ये देखो ना कितना सर मान रहे हो उसको, ऐसा है? तो आप देखना कपड़ों से सबका पता लगाया जा सकता है कि आज लेकिन फुटी-कौड़ी नहीं है जो जेब में, ठीक है? बिना बुलाए मेहमान हैं, खाने आ गए हैं, भूख लगा था इसीलिए बाराती में आ गए हैं सूट-बूट पहन के बस गल कौनो पूछने जाएगा उससे कि किसके ओर से हैं? सूट-बूट पहन के कोई जाएगा तो नहीं पूछने जाएगा कि किसके ओर से है, लड़का की लड़की ओर से, किसी के भी ओर से है, खा के चल दिए। तो सबसे कंडीशन ये होता है ना कि हम लोग का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, कैसा दिखता है। और आजकल की जनता जितनी हो गई है ये लड़कियां और लड़के दोनों ही, लड़का भी नाक को छिदवा रहा है, कानून एकदम छिदवा रहा है, एकदम खतरनाक, ठीक है? जहाँ था वो बहन जी बन जा रहा है, बहन जी। और क्या बताया इन्होंने? स्वदेश प्रेम के बारे में बताया, ठीक है? अच्छा, लड़कों लोग की हरकतें भी बहुत अजब तरीके से, लड़का बुझाइबे नहीं कर रहा है। हरकतें अजब तरीके का है। बाल-वाल इतना बड़ा-बड़ा रख रहा है, इसे पीछे से लगा, बहन जी थोड़ा-सा पीछे आइए। तो बहन जी लग रहे रे हम। इतना बड़ा। तो हम क्या करें? नाक में नथुनी पहना है तुम, कान में पहना है कुंडल, ठीक है? गले में हार माला है। अब हम करें तो करें क्या? तो क्या बोले, बहन जी नहीं बोले तो क्या पहने? ठीक है? आंटी जी बोलो। कोई कोई एडवाइस नहीं दिखाता है कि अरे कुछ सिखाइए अपने बेटी को, तो बेटा है मेरा। तो आप पिताजी हो के क्या, हम माँ हैं उसकी हम, ऐसे बोलता है। ठीक है? उसका पहनावा देख के, उसका मतलब कि चूल का कटिंग देख के, हेयर कटिंग देख के उसको बता देता है कि भाई ये लड़का है कि लड़की है, ऐसे कि जो समाज देखा रहता है उसी हिसाब से चलता है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? सीता बनिए, सावित्री बनिए, ठीक है? दमयंती बनती है, ठीक है? दमयंती, ये देखो दमयंती से ही आया है दमपंती, मतलब दामपंती, जो पति-पत्नी होते हैं ना, उन लोगों को एक-दूसरे के साथ क्या बोलते हैं? दामपंती कहते हैं, ठीक है? स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम करिए। सबसे पहले आप क्या हैं? एक भारतवासी, के बाद आपका कुछ धर्म आता है। सबसे पहले आप क्या हैं? एक भारतवासी। तो भारतीयों को यह महसूस कराया कि भारत की भूमि ही उनके लिए स्वर्ग है। भारत की भूमि उनके लिए स्वर्ग है और देश की भलाई में ही उनकी भलाई छिपी। देश की भलाई होगी तो उनकी भलाई होगी। पाश्चात्य सभ्यता के नकल का विरोधी थे ये। तब पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी सभ्यता के लेकर ये विरोधी थे। ये बोलते थे कि भाई ये नहीं चलेगा, ये विरोधी थे। अंधानुकरण का विरोध, विवेकानंद ने भारतीयों को मूर्खतापूर्ण तरीके से पश्चात यानी वेस्टर्न सभ्यता पर संस्कृति के नकल ना करने की सलाह दी। मतलब वेस्टर्न में जो शिक्षा चलती है, वेस्टर्न में जो सभ्यता चलती है, वो भारत देश में नहीं चलनी चाहिए। अब वेस्टर्न के कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर कैसा है? वेस्टर्न कल्चर में देखना बाथरूम सब जो होते हैं ना, वो खुले खपाट रहते हैं एकदम पूरा, ठीक है? जैसे देखना शीशा वाला होता है, शीशा वाला। हम लोग के यहाँ पे तो पूरा चार दीवारी में ना होता है। वहाँ पे देखना बाथरूम और किचन दोनों एक ही जगह सटले रहते हैं। खाइए और जाइए। ये कैसा भाई? और हम लोग के जो गाँव इलाके में देखिएगा,
जो किचन होगा वो अलग बनेगा, और पूरा का पूरा बाथरूम जो होगा वो घर से बाहर रहता है, ऐसा रहता है। तब ना शुद्धिकरण आता है भाई। अब हम लोग क्या कर दिए, उसी लोग को फॉलो करके अटैचमेंट बाथरूम एंड किचन बना दिए। ठीक किचन के ठीक पीछे क्या रहेगा, बाथरूम रहेगा, आइए और जाइए, ऐसे होता था। समझ नहीं आया, ये खतरनाक होते थे। तो यही बात थे ना कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेस्टर्न शिक्षा नहीं लेनी है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना नहीं है, ये अंग्रेज लोग हम लोग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर मत अपनाइए, ये बात कहते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी थी। उन्होंने भारत माता को संबोधित करते हुए लिखा कि पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल का दुष्परिणाम हमारे धर्म, समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा होगा, और सच में ऐसा हुआ है। देखो ये लाइन कितना खतरनाक बोलता है, थोड़ा सोच के देखो। उन्होंने भारत माता को संबोधित करते हुए लिखा कि पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की आंधी नकल का दुष्परिणाम परिणाम हमें हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर और हमारे संस्कृति पर बहुत गहरा होगा, जिसका निर्णय तर्क, न्याय, हिंदू धर्मशास्त्र भी नहीं कर सकता। और आज ऐसा तर्क हो रहा है जहां पे हिंदू पीछे चले चले जा रहे हैं, किसके वजह से, पाश्चात्य संस्कृति की वजह से। आज हम लोग के ब्रेन में भर दिया गया है कि आज आप पैंट फुल नहीं पहनिए, हाफ पहन के भी कहीं से भी निकल सकते हैं, होता है कि नहीं। वस्त्र के ऊपर सबसे ज्यादा इन लोगों ने डिपेंड किया है, सबसे ज्यादा। आज देखो उत्तर भारत की जितनी भी लड़कियां हैं, वो लोग ज्यादातर अपने वस्त्रों में बहुत ज्यादा मतलब कटौती बहुत ज्यादा है। और कहां पर, कहाँ पर कंडीशन है, तो मतलब घर पे नहीं रहना है, घर पे किताब पुस्तकें वगैरह नहीं पढ़ना है, पार्टी करने जाना है, पार्टी क्लब में। ठीक है, मौज मस्ती एक अपनी जगह पर है, हर परिवार के साथ समय बिताना एक अपनी जगह पर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कल्चर प्रोग्राम है, उसमें चाहिए ना। आज भी हम लोग की भारत की संस्कृति कहती है कि देखिए, हम लोग के यहाँ पे साड़ी बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है, और एक मैन जो होता है वो सूट बूट में अच्छा लगता है। अगर एक मैन को, जो अभी देखना आदमी लोग को देखना, जो जितने सेलिब्रिटी वाले लोग होते हैं, कौन यहाँ से फटल रहेगा, कटल रहेगा, उसी को पहन लेगा ना, 5,000 रुपया का है इस कटा फटा। भाई उसको हमको दे दो, हम घर पोछना बना लेंगे घर का, है ना। कटा पीटा में तुम लोग कहीं अगर पहन वहन के चल गया ना, तो एयरपोर्ट में बोले भिखारिया आया करे, उसने नहीं देगा। अब वही सेलिब्रिटीज जाते हैं तो वो ट्रेंड होता है, सेलिब्रिटीज जाते हैं तो ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को सबसे ज्यादा अपनाते हैं। हम लोग को अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए कैंडल लेके चले जाते हैं दूसरे भगवान के पास। समझ में आया। अब बाद में क्या बोलते हैं, सब भगवान एक ही है, तो जाए गया कहाँ है भाई, गया कहाँ है उधर। अपना मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने मंदिर अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी ना गया उधर। ठीक है, हमारे भगवान थोड़ी देरी से काम करते हैं, तो जाओ बेटा वाइन चढ़ाओ उनको, है ना, वाईफाई नेटवर्क नहीं पकड़ता है। खतरनाक है, यहाँ पे तर्क ही अजब किस्म का देता है। ठीक है, एक तरफ बोलता है कि उनको किसी की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सुन लेते हैं, डायरेक्ट सुन लेते हैं, है ना। एक तरफ ये बोलता है, एक तरफ बोलता है कि भगवान की पूजा उजा करिए। नहीं देखो, श्रद्धा है अपनी पूजा करो, कोई नहीं रोक टोक है, लेकिन ऐसा काहे कि चारों जगह मुंह मारते फिर रहे हो, बेटा चलो 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 चलो, ये थोड़ी होता है यार। इधर उधर नहीं चलना है। हाँ समझ में। अब बताओ कि ये लोग जो है ये भारत माता से पीछे करते चले जा रहे हैं कि नहीं। हम आपको बताए, आपके धर्म से भी सबसे पहले कौन है, अपना देश है। अपने देश की संस्कृति सभ्यता को अगर बचाए रखना है, तो हम लोग को अपने देश की संस्कृति के बारे में जानना होगा। और अंग्रेज लोग आकर हम लोग की देश की संस्कृति को ही उलट पुलट कर दिया। उन लोगों ने कहा कि हमारा धर्म देखो कितना बढ़िया सा है, हमारा धर्म नहीं, हमारा कल्चर देखो कितना सुंदर है। ठीक है, कहीं दूर लाइन लगाना नहीं पड़ता है, कोई इतना अगरबत्ती उगरबत्ती नहीं जलाना पड़ता है, केवल आओ कैंडल लेके जाओ और क्या कर लो, हो गया बात खत्म। खाली ओ माय गॉड ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। अब तुम लोग नीचे झुक के बाप रे बाप प्रणाम देवी देवता, क्या बात है। हम लोग देखो ऊपरे नीचे ऐसे ऐसे, बस हो गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति कहलाती है कि जब आप झुकते हो किसी के सामने, तो वहां पर आपका घमंड क्या हो जाता है, जाता है। इसलिए हम लोग झुकते हैं। कई लोग का घमंड तो बहुत ऊपर था, इसलिए झुकता ही नहीं है। और वही संस्कृति वही कल्चर आज हम लोग अपना लिए हैं।
हम लोग पूरा ऐसे-ऐसे अरे भाई करना है तो पूरा यहाँ से लेकर पूरा पैर के नाखून तक करो। जय हो माता दी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। ये ना होता है, सूर्य नमस्कार, ठीक है? ये होता है। हम लोग का मतलब पूजा करने का तरीका, पूरा शरीर, देह रोग हरा, कष्ट हरा, दारिद्र हरा, हर 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 महादेव। ये ना होता है भाई, हाँ? ये लोग का पूजा आह! हो गया। अरे भाई साहब, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। कोई-कोई तो भाई इतना खतरनाक लड़के लोग हैं, लड़कियाँ लोग हैं, वो खाली यहीं से यहीं तक बस। अरे भाई यहीं तक पूजा करना है क्या? इतना, इतना। अरे है। ये कल्चर है हम लोग का, ये कल्चर हो गया है। समझ में आया? आजकल उन लोगों ने इतना खतर देखो हम लोग अपना कल्चर छोड़कर, अपनी संस्कृति छोड़कर किसके पास जाते हैं? उन लोगों के पास। वो लोग बेटा रशिया से इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, सब कोई कहाँ-कहाँ से आते हैं? वहाँ अमेरिका वगैरह से, यहाँ पर आते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। ठीक है? कैन यू से भोज गौरांगो? तो भोज गौरांगो जैसे ही बोल देता है बस गाना बजाने लगता है। वाह, वाह! भोज गौरांगो, भोज गौरांगो। बजाता है कि नहीं? हम लोग उन लोग के कल्चर में ढलते चले जा रहे हैं। वो लोग अपने कल्चर को छोड़कर हमारे धर्म में घुसते चले जा रहे हैं। ये कंडीशन हो रहा है एकदम खतरनाक। ठीक है? बताओ भारतीयों को कितना खतरनाक ब्रेन वॉश किया है। आगे देखो। बाबू बस बात बंद। मुख्य उद्देश्य देखो, उनका मुख्य मकसद था कि एक जाति रहित देश का निर्माण करना, जहां लोग जाति, धर्म और संपत्ति के सर्वोच्च को त्याग कर भाईचारे की भावना निभाए। ठीक है? जाति रहित देश, जहाँ पे जाति क्या हो? ना हो और इसका निर्माण करना, जहाँ पे लोग जाति, धर्म और संपत्ति के सर्वोच्चता को त्याग कर भाईचारे की भावनाओं को पाए। ठीक है? भाईचारा। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने देखो ये रेड कलर का इसलिए किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। मातृभूमि के उत्थान के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने और भारतीय में देखो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने का प्रयास किया। भारत में क्या होना चाहिए? हर एक लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। अपने देश के प्रति न्यौछावर होने की भावना होनी चाहिए। अपने देश के प्रति कभी भी काम आने की भावना होनी चाहिए। अपने देश के प्रति। समझ में आ रहा है? और देश के प्रति क्या केवल फौज में से ही होके हो सकता है? नहीं। आप अगर एक कचरा उठाकर अपने घर से किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, तो आप भी एक देशवासी। आप अगर किसी को सही राह दिखा देते हैं, तो आप भी एक देशवासी हैं और उस संस्कृति को फॉलो कर रहे हो। ये आप भी एक सैनिक हो। अगर कहीं पर कोई डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे नाले में कोई नहीं छोटा-छोटा कुकुर का बच्चे लोग सब डूबते रहते हैं, उसको उठा के निकाल दिए ना, तो आप भी एक फौजी ही हो। ऐसा बात नहीं है कि केवल फौजी ही देश को सँभालते हैं। वो लोग बॉर्डर पे तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर में रह के काम नहीं करते, स्वच्छता नहीं रख पाते। ठीक है? जहाँ गंदगी हो वहीं फैला के चल जाते हैं। वो लोग तो अपना काम कर लेते हैं बढ़िया से। वो लोग देश में रहते हैं, उनका सम्मान भी होता है और हम लोगों का जो अपने घर में रहते नहीं सम्मान हो पाता। ठीक है? इसलिए सबसे पहले अगर बनना है तो क्या बनिए? भारतवासी बनिए। देश के प्रति प्रेम है ना, इस देश के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा खुदीराम बोस ये नहीं देखे खुदीराम ये नहीं देखे कि भाई हमको मरना है कि जीना है। बस वो ये देखे कि अपने देश के प्रति काम आ पाए कि नहीं आ पाए और सबसे कम उम्र में उनको फांसी लगाया गया। मत बजाओ। तो सबसे कम उम्र में फांसी लगाया गया था। ठीक है? सबसे कम उम्र में, देश के प्रति। और वो ऐसे देश को बना के ऐसी कल्पना करके गए छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये लोग क्या हुए? ये लोग अपने देश को आगे नाम सर्वोच्च बनाना चाहते थे। ठीक है? और बना भी दिए। अखंड भारत कहलाया, लेकिन आज देश में हम लोग उसी अखंड भारत को तोड़ दे रहे हैं। लोग जाति-पाति में आज देखो इतना जाति-पाति में विभक्त हो गया है कि कोई एक आदमी बोलता है कि सारे धर्म एक है, तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। वहीं बोलता है कि भाई देश में होली बैन है, तो बकरीद बैन है, तो ईद बैन है। ठीक है? ऐसा है। तो वो होली में किसी न किसी को मार दिया जाता है। दिल्ली में वो केस हुआ ना, होली के समय में तो तरुण नाम के लड़के को मार दिया। ठीक है? किसके लिए? जाति-पाति में। वक़्त इतना उन लोग को पढ़ा-लिखा होना चाहिए कि नहीं होना? लेकिन ये सारे नेतवा लोग पढ़ने-लिखने नहीं दे उसके पीछे-पीछे घूमेगा कौन? अगर हम तुमको पूरा सब
पढ़ा के एकदम बढ़िया से अच्छा कर दें, तो सरकारी स्कूल तो बंद हो जाता। सरकारी स्कूल में फिर पढ़ने कौन जाता? सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होता है? होता है पढ़ाई? नहीं होता है। वो लोग जानता है कि इन लोग को फिर बाद में किसमें भेड़-बकरी की तरह दौड़ाना है। भेड़-बकरी जैसे दौड़ती हैं, उसी तरीके से इन लोग को दौड़ाना है अपने रैली में। चलो, झंडा लेके चलो प्रधान जी का, ठीक है? इस तरीके से। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 42 में कि अगर आदमी पढ़ लिख लिया, तो नेताओं के चमचे कौन बनेगा? इसलिए इन लोग को पढ़ाना-लिखाना छोड़, किताबें ऐसे दे दो, समझ में ही ना आए। और 5 क्लास 6 क्लास से ही दिमाग ब्रेन डिस्कवर्ड होता है। ब्रेन क्या करता है? खोजने में निकलता है 6 क्लास से ही। और 6 क्लास में ऐसा पुस्तक दे के रखा है साइंस का कि उसमें पढ़ोगे तो बुझेबे नहीं करेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। रीता ने उससे बोला, मीता ने इससे गाया, मीता ने बोला कि पानी आता है तो नहीं आता है, जाता है तो जाता है, कहाँ जाता है। ठीक है? ये सब बात है। और हम लोग उस देश से कल्पना करना चाहते हैं, हम लोग उस युवाओं से कल्पना करना चाहते हैं, जिनको अपने ही मतलब नहीं है कि हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। अब बाद में जाके पेपर लीक हो जाता है। खतरनाक चीज़ हो बहुत, बहुत। इसीलिए इन लोग की मुख्य बातें पढ़ना ज़रूरी। विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, जे अब्दुल कलाम जी, लोग ये एक आइडियल है हम लोगों की। क्योंकि बातों को अगर तुम केवल एक बार सुन लोगे ना, पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग का शरीर एकदम मतलब सुगंधित हो गया, बढ़िया हो गया। ब्रेन एकदम ना आपका एकदम खतरनाक अपने देश के प्रति हो जाए। आज कौन नहीं मानता है भगत सिंह को? सब जानते हैं, सभी कोई मानता है उनको, अपना आदर्श, अपना आइडियल मानते हैं। वो भी चाहते थे तो अपने देश के प्रति कुछ नहीं कर सकते थे। क्या करने का ज़रूरत था? हम जानते थे कि हम मरेंगे ही, ठीक है? लेकिन इतना जल्दी थोड़ी, लेकिन कुछ करके शहीद हुए। समझ में कि नहीं आया? अपने देश के प्रति रहना। इसी तरह कौन-सा? गोरा उपन्यास। गोरा उपन्यास किसने लिखा था? रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टै गोरा उपन्यास किसने लिखा बाबू? रवींद्रनाथ टैगोर। इस प्रसिद्ध उपन्यास के रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर हैं। रचना काल कब से कब तक है? रचना हुआ 1707 से लेकर 1907 से लेकर 1909 के बीच में। प्रकाशन इसका कब हुआ? उपन्यास सर्वप्रथम प्रवासी नामक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। यह एक अत्यंत जटिल उपन्यास है जिस पर आज भी विभिन्न अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। खतरनाक जटिल उपन्यास है ये। रिसर्च हो रहा है आज भी इनके ऊपर। कृष्ण कृपलानी ने इसके बारे में कहा है, कृष्ण कृपलानी एक आदमी है, कहा है कि गोरा मात्र एक उपन्यास नहीं है, यह आधुनिक भारत का महाकाव्य है। जैसे रामायण और महाभारत एक महाकाव्य है, तरीके से आधुनिक भारत का महाकाव्य किसको कहा गया है? गोरा को कहा गया। क्या? गोरा। इसका जो कवर पेज है, टैगोर द्वारा लिखा गया। तो आप लोग के ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये गोरा। समझ में आ गया? गोरा उपन्यास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गोरा उपन्यास किसका लिखा हुआ? अच्छा बताइए। आनंद मठ, हाँ। वर्तमान भारत, स्वामी विवेकानंद। कब प्रकाशन हुआ? 1905। ये वाला कब प्रकाशन हुआ? 1907 से लेकर 1909। ठीक है? 1907 से लेकर 1909। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक 1882, 1882 में। और गोरा उपन्यास कब बाबू? 1907 से लेकर 1909। और बताइए वर्तमान भारत? 1905। वर्तमान भारत 1905, स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में बताया गया है जाति पाति प्रथा को हटाइए, भारत देशवासी बनिए, भारतीय देशवासी बनिए। ठीक है? भारत के आप वासी बनिए और भारत के जितनी भी कठोरतापूर्ण जीवन है उसको हटाकर आप एक देशवासी के रूप में अपने सामने लेके अपने आप। ये किसमें कहा गया? वर्तमान भारत में कहा। ठीक है? तो आइडियल कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है? और ये रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गोरा पुस्तक, ये गोरा उपन्यास। ये गोरा उपन्यास कब लिखा गया था? रचना 1907 से लेकर 1909 में। इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है इसके पुस्तक के ऊपर। और ये रिसर्च करने के पश्चात कृष्ण कृपलानी ने क्या कहा था कि गोरा मात्र एक उपन्यास नहीं है, यह आधुनिक भारत का क्या है? महाकाव्य है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, आधुनिक भारत का महाकाव्य गोरा उपन्यास, और पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का महाकाव्य गोरा किसने लिखा? किसने लिखा? रवींद्रनाथ टैगोर ने। अगर बोलेगा कि आधुनिक भारत का उपन्यास किसने कहा है? किसने कहा है? तो कृष्ण कृपलानी ने। ठीक है? कृष्णा कृपलानी ने कहा है। कोई दिक्कत? 3 गो बातें आपको याद रखनी है। गोरा उपन्यास किसने लिखा? रवींद्रनाथ टैगोर।
गोरा उपन्यास पे अभी भी क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है। गोरा उपन्यास को उपन्यास ना कहकर आधुनिक भारत का महाकाव्य कहा है। किसने कहा है? कृष्णा कृपलानी ने। ठीक है, आगे बढ़े। उपन्यास के मुख्य विषय क्या-क्या हैं? टैगोर ने इसकी रचना में निम्नलिखित विषयों पर आधार दिया है। क्या चीज? मित्रता और मातृत्व, प्रेम और जागृत भेदभाव, भाग्य का खेल, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, धर्म और आध्यात्मिकता, समय, सामाजिक सचेतना और बौद्धिक जागृति। ठीक है, इसके बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। कथात्मक और पात्र चरित्र क्या है? शीर्षक का अर्थ है गोरा का साहित्य अर्थ गौर वर्ण गोरे रंग का व्यक्ति है। गोरा का मतलब क्या है? गोरे रंग का व्यक्ति। यह पात्र श्याम वर्ण लोगों के प्रदेश यानी बंगाल में रहता है। गोरा इस उपन्यास का मुख्य पात्र है जिसे आरंभ में अंत तक हिंदू रिवाजों को मानते और पूजा पाठ करके करते दिखाया जाता था। इसके साथ साथ पहचान का संकट ये होता था कि गोरा जन्मजात रूप से आयरिश रहता था, लेकिन उसे स्वयं यह सत्य पता नहीं होता था कि वह जन्म से ही ब्राह्मण नहीं है। गोरा मतलब किसके लिए बात कर रहा है? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। गोरे तो वही लोग ना होते थे। भारत में ज्यादातर लोग तो काले और सांवले मिलते थे, श्यामा कलर के। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, श्याम वर्ण लोगों के प्रदेश में बंगाल, क्योंकि वो लोग बंगाली थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? बंगाली थे, तो इसलिए वो बंगाल के ऊपर सबसे ज्यादा लिखते हैं। तो देखो, ये गोरा का साहित्य अर्थ क्या होता है? गौर वर्ण यानी गोरे रंग का। किस रंग का? गोरे रंग का। गोरे रंग के कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। वो लोग जो हम लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हीं के बारे में लिखा। आनंद मठ भी गोरे रंग के बारे में, गोरे लोगों के बारे में। और ये वर्तमान भारत भी गोरे लोगों के बारे में। और गोरा भी किसके? गोरे लोगों के बारे में। क्या है? लेकिन 100 बात की एक बात है, ये तीनों के तीनों उपन्यास, दोनों उपन्यास कौन-कौन से? आनंद मठ और गोरा, ये दोनों उपन्यास है। बाकी निबंध कौन है? वर्तमान भारत है। ये तीनों के तीनों चीज़ें, तीनों पुस्तकें हम लोग को क्या बताती हैं? देश के प्रति यहाँ पे भी मित्रता और मातृत्व, प्रेम और जातिवाद भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं, साथ-साथ भाग्य का खेल और उसके बाद राष्ट्र और राष्ट्रवाद, धर्म, समय और सामाजिक सचेतना, ये सब होनी ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, लेकिन उन्होंने स्वयं एक सत्य नहीं हो पाता, वह जन्म से ब्राह्मण नहीं है। उपन्यास के अंत में जात उत्पत्ति का सत्य पता चलता है। औपनिवेशिक भारत में यूरोपियन और भारतीयों के मेल से उत्पन्न वर्ण संकर संतानों में जो पहचान का संकट था, उसे इस उपन्यास ने पहचान की खोज के रूप में दिखाया गया। मतलब जो एंग्लो इंडियंस होते थे, जैसे यूरोप से आए हुए लोग, ठीक है, और भारतीय लोग। तो अगर कोई विदेशी के कोई बच्चे हैं, जिसको कोई मम्मी कहाँ है? विदेश की हैं, और पापा कहाँ के हैं? यहाँ के हैं, तो उसके बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उस एंग्लो इंडियन को ये नहीं पता चलता था कि हम विदेशी हैं, भारत के वासी। तो इसलिए गोरा उपन्यास उन लोग के लिए ज़रूरी है, कि तुमको देख को पता लगा सको कि तुम भारतीय, तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से है? विदेशों से। तो आइरिश से पता लग जाएगा। आँखों की पु अंग्रेज़ों को आँखों की पुतलियाँ देखना ब्लू कलर की होती है, ज़्यादातर। ज़्यादातर होता है कि नहीं होता है? ब्लू कलर का होता है। ठंडे प्रदेशों में जो आँखों की आइरिश की पुतलियाँ होती है, वो कैसे होती है? किस तरह की होती है? ब्लू कलर की होती है। आइरिश नहीं पढ़ा है आप लोग को? इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा था? आइरिश लिखा था ना कहीं पे? हाँ, ये रहा देखो, आइरिश, आइरिश रहता है। लेकिन इसे स्वयं यह सत्य पता नहीं होता कि वह जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ये सत्य पता नहीं होता कि वो जन्म से क्या है? ब्राह्मण नहीं। तो बताना पड़ेगा कि ये जन्म से ब्राह्मण नहीं है। कोई भी वो बच्चा जो एंग्लो इंडियंस है, जन्म से ब्राह्मण नहीं, ठीक है? इसके समाधान को रूडयार्ड किपलिंग के सिद्धांत श्वेत लोगों का बोझ द्वारा समझा जा सकता है। श्वेत लोगों का बोझ, इनका वो सिद्धांत था। किसका था? रूडयार्ड किपलिंग। हमें हमको बताए ना, ऐसे ऐसे वर्ड पे अभी भी क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है। तो आपको हल्का हल्का चीज समझ में आएगा, कोई कोई चीज समझ में ही नहीं आएगा, इतना खतरनाक है। तो ये आइरिश किसके लिए कहा गया है? यूरोपियन और भारतीय में जो उसके बच्चे आए, वो क्या हुए? एंग्लो इंडियंस कहे गए। तो इसको किसी किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। तो वही कंडीशन ये समझाने के लिए क्या किए? श्वेत लोगों का बोझ। यहाँ पर क्या था? श्वेत लोगों का बोझ था बाबू। राष्ट्र, राष्ट्रवाद और धार्मिक दृष्टि, वैचारिक भटकाव, गोरा के राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना हिंदूवाद और ब्रह्म समाज के बीच हिचकिले,
हिचकोले खाती है। हिचकोले मतलब जैसे पानी के हिचकोले होते हैं वो पहले ब्रह्म समाज का अनुयायी रहता है, तत्पश्चात एक कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाता है। पहले ब्रह्म समाज को वो समझता है, पहचानता है, उसके बाद क्या बनता है? ये ब्राह्मण बनता है। पाश्चात्य संस्कृति पर प्रहार। गोरा का मानना था कि धर्म का प्रारंभिक दृष्टिकोण से मातृभूमि से जुड़े रहने की शक्ति देता है। वह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों से कहता है कि आप हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की बुराइयां इसलिए बताते हो क्योंकि अंग्रेजी किताबों में ऐसा लिखा है। आप स्वयं इन रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानते। अंग्रेजों को कह रहे हैं कि तुम इस रिवाजों के बारे में, रीति रिवाजों के, हिंदी रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानते हो और ना तुम्हारे पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए तुम हमेशा हमारे धर्मों को गलत बताते हो। कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं अपने गोरा उपन्यास। दूसरा क्या चीज? मैकाले की उक्ति का संदर्भ। मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा एकदम होनी चाहिए, अंग्रेजी होने चाहिए। यह स्थिति लॉर्ड मैकाले ने उस कथन को सही सिद्ध करता है जिसे उसने कहा था, हम एक ऐसा वर्ग तैयार करें, मैकाले ने कहा था, हम एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो शरीर और रंग से भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिक और बौद्धिकता से क्या हो? अंग्रेज हो। ये पढ़ाए थे आप लोग को, याद करिए। अरे ये लोग पढ़ाए हुए हैं मैकाले का शिक्षा वगैरह। मैकाले का शिक्षा में नहीं बताए थे? मैकाले बाबा ने कहा था कि वो क्या हो, ये हम ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो शरीर और रंग से क्या होगा? शरीर और रंग से क्या होगा? भारतीय होगा, लेकिन उसकी सोच में क्या रहेगा? केवल अंग्रेज रहेंगे। ये बात था। दूसरा क्या चीज? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपन्यास के साहित्य से सामाजिक और आर्थिक चीजों पर क्या किया? ब्रिटिश सत्ता ने बंद किया उपन्यास को और क्या किया? अपना अस्तित्व लगा दिया। दूसरा क्या चीज? बस वही भारत माता का चित्र, ऐसा ही है। ठीक है। किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नामकरण हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा में भारत को माता के रूप में चित्रित करते हुए उन्होंने भारत माता या भारतम्बा का नाम दिया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में। भारत माता की तुलना भारतीय संस्कृति के सभी देवी देवताओं विशेषकर देवी दुर्गा के रूप में की गई है। सामान्य चित्रण क्या है? भारत माता को मुख्य रूप से केसरिया साड़ी पहनाए हुए, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए तथा शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जो हम लोग को अभी मिलता है, जो अभी मिलता है ना। तो हाँ, ये हाथ में ध्वज है। तो किताब दो, ये देखो, शेर पे सवारी, शेर पे सवार होके, है ना। भारत माता ध्वज है और उसके बाद तिरंगा ध्वज और उसके बाद शेर पे बैठे, देवी दुर्गा से रिलेटेड किया गया है। ठीक है। एक्चुअली में चित्र ऐसे बनाया गया था, देखो, एक हाथ में कंठी माला, एक हाथ में अनाज, एक हाथ में वेदों का पत्र और एक हाथ में कपड़े। ठीक है। चार चीजें उनकी मुख्यतः दृश्य को दर्शाता है ये पूरा। ठीक है। देवी दुर्गा, देवी दुर्गा के बारे में ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है? भारत माता के तस्वीर बनाने का प्रचलन भारत के आजादी के लड़ाई के आरंभ होने के समय ही हो गया था कि भारत माता का चित्र कैसा होगा। 1873 में नाटक किया गया। किरण चंद्र बनर्जी ने 1873 में भारत माता के नाम से ही एक नाटक का मंचन किया था। दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत की रचना को, जो आजादी के दीवाने मूल मंत्र बन गया था, विपिन चंद्र पाल ने इस गीत को आदर्शवादी ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है। तो आज जितने भी स्लोगन में होते हैं लोग, तो स्लोगन करते हैं, बीजेपी पार्टी ऐसे नहीं करता है, वोट तीन ऐसे नहीं बोलता है। तो उसी में देखना एगो क्या करता है, बोलता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ऐसे बोलते हैं ना। वो क्या कर गया, ये गीत बन गया एक तो, बहुत ही अच्छा लगता है गाने में। आत ये सलाम सलाम अलैया जसी, ये है गाना। तस्य सामलम मातरम वंदे मातरम। देखो, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र जो था वो कब प्रकाशित हुआ? 1905। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। इसमें उन्होंने चार भुजाओं वाले हिंदू देवी के रूप में दिखाया है, जो केसरिया रंग की साड़ी पहने हुए हैं।
मैं बता दिया आपको। हाथों में वेद है, धान की बालियां हैं, एक मोती के माला है और सफेद वस्त्र है, जो अभी आपको दिखाया गया। ठीक है, कौन कौन से है? हाथों में वेद, हम बोले ना वेदों के पत्र हैं, और धान की बालियां। मतलब ये दर्शा रहा है क्या चीज? ये दर्शा रहा है कि कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। एक मोती माला, अगर कभी संकट में पड़ जाओ तो भगवान का नाम जप करो, मोती। एक सफेद वस्त्र, मतलब आपको वस्त्र पहनना भी बहुत ही जरूरी है, इन अंग्रेजों की तरह नहीं। उसके साथ साथ हाथों में वेद, यानी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में जो चीजें लिखे गए हैं उसको अपने उतारो। ठीक है, ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ। ठीक है, ये सब चीजें। दूसरा, इस चित्र को बनाने में मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना, राष्ट्र की भावना। अगर भारत को अगर हम माता कह देते हैं तो उस माता से कभी धोखा नहीं करेंगे। ये इसलिए भारत माता कहा जाता है। और आज देश में रहने वाले ऐसे युवा हैं जो भारत को माता नहीं कहते, भारत को माता नहीं कहते, कहना पड़ेगा, क्योंकि यही देश आपको खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, और अपने माता से कभी धोखा नहीं किया जाता है। ये तब तो तुम्हारी वो माता है ही नहीं, क्या कर देगा। देश को, ये मेरा संदेश जो था ये देश को गया, देश के युवाओं को गया। सबसे पहले प्रेम, निस्वार्थ, किससे प्रेम? अपने देश से। ये भावना है जागना और उसके आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करना। सिस्टर निवेदिता ने भी भारत माता की इस तस्वीर को काफी प्रशंसा की है। सिस्टर निवेदिता जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के वर्णनात्मक चित्र में, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई एवं उच्च कोटि के व्यंग्य चित्रकार थे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर, उन्होंने उस समय के जाने माने चित्रकार हरि नारायण बंदोपाध्याय में चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, जो आप लोगों की किताब में दिया है, देखो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। और उनकी चित्रकारी पे जापान के प्रसिद्ध चित्रकार याकोहामा तैकान का बहुत प्रभाव पड़ा, और उन्हें चित्रकारी को यूरोपियन रंग एवं जापानी ब्रश का सम्मिश्रण माना जाता है। के साथ साथ गगनेन्द्र नाथ टैगोर को भारत में चित्रकला के क्षेत्र में ब्रश के प्रयोग का अग्रदूत माना जाता है, यानी ब्रश के प्रयोग से इन्होंने चित्र बनाए थे। साथ साथ उन्होंने अपनी चित्रकला में भारतीय तकनीकी का अनुसरण नहीं किया, बल्कि व्यंग्यात्मक लहजे में एक नई शैली की। क्या समझ में आ गया? तो इतना आप लोग को पूरा का पूरा खत्म हुआ। भारत माता का वगैरह आपको दिखा दी एकदम, समझ में आ गया। एक हाथ में उनके क्या है? पत्र है वेदों का, धानों की बालियां हैं, मोती माला है, देखो सफेद। ठीक है, भारत माता, कोई दिक्कत? आज तीन को आप लोग पढ़े। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ। वर्तमान भारत किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और गोरा उपन्यास जो किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इन तीनों उपन्यासों में कोई एक बात कॉमन मिला क्या? हाँ, भारत के प्रति अपना सहिष्णुता, भारत के प्रति अपना प्रेम, भारत के प्रति अपना निष्ठा, ये सब तीनों में देखने को मिला है ना, तीनों में देखने को मिला। तो यही था इस तीनों में, मेन मेन बातें जो थी यही थी। ठीक है, अब इसके बाद ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू आपके ग्रुप में छोड़ देंगे, एप्लीकेशन पे एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारा चला जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। और उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाएगा, पूरा 1 से लेकर 4 तक चैप्टर आपका खत्म, 4 को चैप्टर और बच गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूरा एकदम इंपॉर्टेंट समझा के, टेस्ट लेके और एमसीक्यू देकर भी पूरा एकदम सॉल्व करा दी। आज आप लोग को ये वाला पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा 4 चैप्टर का पूरा एक के बारे में पीडीएफ दे देंगे, एमसीक्यू टोटली, एमसीक्यू के साथ। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? समझ में आ गया सभी कोई को? अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।